So, hello friends, welcome back to our channel TNC In today's lecture, we are going to discuss about a very important intermediate formed in organic chemistry, that is carbocations. First, we will have a brief introduction about what is carbocations. So, I have written some basic points related to carbocations. Let us have a look at a glance on them. This is the structure. This is the structure of a typical carbocation that is formed. Now we can easily see that the octet is not complete and it is having a total of 6 electrons in its outermost shell. So it's a 6 electron system. As you see that it's not completed its octet, so it's electron deficient also. Looking into the hybridization, तो steric number अगर हम देखेंगे तो lone pair plus bond pair की value 3 आ रही, तो 3 का मतलब sp2 hybridized है. फिर ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइज की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो VSE थ्योरी में पढ़ते हैं. टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इट इज आल्सो नोन एज लुईस एसिड्स और इलेक्ट्रोफाइल. तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है कार्बोकेटाइन के बारे में, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, sp2 that don't matter most in the questions. What matters most is the question that is asked on their stability. So we will first look into step by step their formation, special cases and stability. So in regarding formation, हेट्रोलाइसिस होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड है, लेट इट बी एन एल्काइल हैलाइड और एनीथिंग एल्स. हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और जो ये इलेक्ट्रॉन है, होमोलिसिस होता है अगर ये इसको लेके जाता और वो उसको लेके जाता, लेकिन वो चीज नहीं हो रही है. हेट्रोलाइसिस में क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड है उनको एक ही जेड लेके जा रहा है. तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स रख लिए, तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया. तो हेट्रोलाइसिस से कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है जब भी कोई लिविंग ग्रुप जेड टाइप का आता है. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी होगी, थोड़ा वार्म अप के लिए सही था. नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन टू द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अ कार्बोकेटाइन that is experimentally determined stability order. Just have a look at this. We will be discussing about it. कि कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी करके क्वेश्चंस करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. उन बेसिक चीजों में क्या क्या आता है यहाँ पर हम देखेंगे. ठीक है, ये मैंने कुछ चीजें लिख रखी कि इस तरह का कार्बोकेटाइन होगा तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा, ये लगभग इसके बराबर होगा. आखिरकार इन चीजों का मतलब क्या है वो देखते हैं. पहला जो हमने कार्बोकेटाइन लिया है, that is having stability from back bonding, or you can take it as plus m effect. ये लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है, इस केस में भी इस केस में भी. फॉर कार्बोकेटायंस द स्टेबिलिटी अचीव्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग और प्लस एम इफेक्ट. बैक बॉन्डिंग और प्लस एम. बैक बॉन्डिंग और प्लस एम से कार्बोकेटायंस को हाईएस्ट स्टेबिलिटी मिलती है. मतलब प्लस एम इफेक्ट पाने के लिए अगर कार्बोकेटायन कहीं आगे रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी है तो वो जरूर होगा. अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्यों मैंने लिखा है कि जो एन पे लोन पेयर है और जो ओ पे लोन पेयर है, तो जो ओ वाला लोन पेयर है उस वो कम बैक बॉन्डिंग दे पाएगा एज कंपेयर टू एन वाला लोन पेयर. नाउ देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जस्ट हैव अ लुक इनटू इट. आप ये देखो, जब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, ये लोन पेयर ऐसे जाएगा और ओ पे लोन पेयर ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा शो करेगा. ध्यान से देख, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कुछ ऐसा शो करेगा, ओ पे पॉजिटिव चार्ज. Now, from the basics of organic chemistry, what you can see here that कभी भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज. अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम एक चीज चेक करते हैं जब स्टेबिलिटी उनकी चेक करनी होती है कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली स्टेबल. अब अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता और नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है.
तो ये जो कंडीशन है ये ज्यादा अच्छे से आएगी, क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे ज्यादा फेवरेबल बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो इस कारण से जो ये होगा वो इसको लीड कर जाएगा बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल। ओके, अच्छा, ये कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर है। इनके तो मैंने लॉजिक बता दिए, जो ये है ये दोनों, इनके तो लॉजिक बता दिए कि बैक बॉन्डिंग है, पर इन दोनों में क्या लॉजिक है वो बता दिया। अब लेकिन हाँ, बैक बॉन्डिंग इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ये सब चीजें क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। फिर उनके लॉजिक्स भी हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको एन और ओ के बीच का बता दिया कि क्या उसमें लॉजिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये एक कार्बोकेटायन है और एक ये कार्बोकेटायन है। एक चीज देख के समझ आ रहा हो कि जो ये वाला कार्बोकेटायन है उसमें क्या है, ये 2 रिंग साइड से मिल रही है और ये 3 साइड से मिल रही है। तो पहली बात तो कि टर्श, ये सेकंड डिग्री है 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री है। तो इन जनरल तो कार्बोकेटायन में 3 डिग्री, तो ऐसे भी 2 डिग्री से ज्यादा ही स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक कंसेप्ट आता है CPM का, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। जो ये कार्बोकेटायन होता है ना, ये वाला, ये होता है CPM। तो इसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो 3 CPM की मिल रही है, और इसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो 2 CPM की मिल रही है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर CPM, मैं CPM का रीजन बताऊंगा CPM क्यों एक्सेस स्टेबल होता है नेक्स्ट स्लाइड में, हम उसी को देखेंगे। पहले हम इस स्लाइड की बात करते हैं। तो 3 CPM की जो मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ये वाला इज वन ऑफ द हाईली स्टेबल कार्बोकेटायंस फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। रीजन इसका डांसिंग रेजोनेंस है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना समझो कि 3 CPM की स्टेबिलिटी, आपको सी बात है, अगर 1 CPM की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो 3 की 2 से तो ज्यादा होगी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अगले कार्बोकेटायन पे जिसका नाम है ट्रोपाइलियम। सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इसके 7 इक्वल RS होते हैं, 7 इक्वल RS। इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है। मतलब 2 CPM वाला कार्बोकेटायन और ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन, इन दोनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर होती है, इसलिए मैंने लगवाया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा, फिर इसकी स्टेबिलिटी एक सिंगल साइक्लोप्रोपाइल CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा होती है। तो वो ऑर्डर इस तरह से है। ये तो बता दिया हाईली स्टेबल है, वन ऑफ द। तो इससे तो आगे चलते हैं। इसके बता दिए 7 इक्वल RS होते हैं। ये ऑर्डर थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चंस करते वक्त मदद करेगा। अब आती है बात इन दोनों की, इन दोनों में क्या करना है। बहुत लोगों को ये लगता है कि रेजोनेंस के चलते, क्योंकि जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है इसमें तो रेजोनेंस काम कर रही है, और भैया रेजोनेंस डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। पर यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रही है ना, वो 9 अल्फा हाइड्रोजन की कर रही है। 3-4 की बात नहीं है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और जो 9 अल्फा हाइड्रोजन की हाइपर कॉन्जुगेशन होती है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए, वो ऐसी पाई गई कि वो इस रेजोनेंस वाले से काफी ज्यादा होती है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो ये जो टर्शरी वाला सिर्फ ये जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी सारी टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आता है, बच्चों को लगता है कि रेजोनेंस के चलते ही ज्यादा स्टेबल होगा, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो है ये विनाइल कार्बोकेटायन जो है, हाँ, इसमें तो कोई ऐसी मतलब इशू वाली बात ही नहीं कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल वाला। इसमें ज्यादा एरोमेटिसिटी है, बेंजीन है, रेजोनेंस भी बढ़िया है। इसमें तो एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, रेजोनेंस वाले जो होते हैं वो 2 डिग्री और 1 डिग्री इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होते हैं। और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक। तो इसकी तो स्टेबिलिटी का ऐसा कोई ऐसा सवाल ही नहीं है, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये विनाइल वाला जो कार्बोकेटाइन है इसमें एक साइड से रेजोनेंस है, तो ये 2 और 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। बेसिकली याद के रखना है, CPM वन ऑफ द हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये CPM। ट्रोपाइलियम इससे ज्यादा है और इसके बराबर है 2 CPM, दिस इज इक्वल टू 2 CPM। और ये 3 CPM तो वन ऑफ द हाईली स्टेबल है। और ये 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला एक्सेप्शन याद रखना, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला इससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे
ये जो सीपीएम का स्पेशल केस है, वो आखिरकार सीपीएम में ऐसा क्या है? देखो, ये जो सीपीएम का स्पेशल केस है, उसके मतलब ऐसा क्या है जो ज्यादा स्टेबल है। एक चीज इसमें जो सबसे उभर के सामने आती है सीपीएम में, वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ जो ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज डला हुआ है ना, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक मिनट, इसको ना मुझे फिगर थोड़ा ढंग से आपको बताना पड़ेगा, फिगर के साथ ही ज्यादा बढ़िया समझ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयर्ड है और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयर्ड है। अच्छा, ये तो बता दिया कि कार्बोकेटायन है तो इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। अब होता क्या है, जो ये बॉन्ड है, ये भी इसको सपोर्ट करता है एक तरफ से, और ये बॉन्ड भी इसको सपोर्ट करता है। बेसिकली अगर इसमें देखा जाए, एक बार तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, अगले केसेस में क्या होगा, जो एक स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, वरना चलिए एक स्ट्रक्चर और देखते हैं जो भी यहाँ से जाएगा। आ गया। तो इसका जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, इसको एक तरह से देख रहे हैं रेजोनेंस आपस में डांस कर रही है, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसमें फ्लूइड, ये वाला, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला, ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल को ये इसको भर रहे हैं। तो उस कारण से ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एंड इट्स अ केस ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं। Dancing resonance is the main reason for the high stability of CPM, cyclopropyl methyl carbocation. Okay, moving on next. Yes, अब आता है असली मटेरियल जो आपको आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 1 2 3 4 लेबलिंग है, और आपको ये बताना है कि 1 2 3 4 में कौन सा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसी है। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चंस अच्छी अच्छी किताबों से उठाए गए, कुछ मैंने खुद फ्रेम किए हैं, सारे कंसेप्चुअल हैं, बहुत ही लॉजिक लगेगा, कोई भी इसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। जितनी थ्योरी बतानी थी मैं बता चुका हूँ, अब क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते वक्त हमेशा बेंजीन रिंग के आसपास जो भी ग्रुप्स लगे हैं उनके इफेक्ट पहले लिख लेने चाहिए, तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन करते समय आसानी होती है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें OH लगा हुआ है, तो OH कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है। एक तो ये प्लस एम दिखाता है, एक ये माइनस आई दिखाता है, पर हमें पता है प्लस एम डोमिनेट कर जाएगा। ये तो सिंपल बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर तो कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ एन के पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, और इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस आई को तो हमें यहाँ देखना नहीं है, क्योंकि जब प्लस एम दिखा ले माइनस आई से क्या। और NO2 है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाएगा माइनस। अब एक चीज तो समझ आ गई होगी, पढ़ा भी होगी, कि प्लस को प्लस स्टेबल करता है और माइनस को माइनस इफेक्ट स्टेबल करता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो हमें प्लस वाले स्टेबल करेंगे। अब प्लस वाले कहाँ आ रहे हैं, प्लस वाला एक तो यहाँ आ रहा है, और प्लस वाला एक यहाँ आ रहा है। अब भैया एक में OH का प्लस है, एक में N का NH का प्लस है। अब हमने तो ये पढ़ा है कि अगर यहाँ पे लोन पेयर जाएगा तो N पे पॉजिटिव आएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू O पे पॉजिटिव अगर आता है तो। सही पढ़ा है। बट यहाँ हम एक चीज देख नहीं पा रहे हैं, और वो चीज ये है कि इसका जो लोन पेयर है वो एक तरीके से दो साइड से कॉन्जुगेशन कर रहा है।
इधर बेंजीन रिंग को तो दे रहा है, पर ये एमाइड का लोन पेयर इधर भी आ रहा है, और इस कारण से क्या हो रहा है, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओ पे जब नेगेटिव चार्ज आता है, देन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। एमाइड का जो हाइड्रोजन होता है एमाइड ग्रुप का, जब भी ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक बहुत ही कहते हैं ना, ओ के लिए अच्छी चीज है, मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो काफी स्टेबलाइज हो रहा है। और एमाइड का जो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, उसका लोन पेयर लेता है और खुद पे नेगेटिव चार्ज लाता है बॉन्ड शिफ्ट करके। तो इसका क्या हो गया, दो तरफ की कॉन्जुकेशन की वजह से जितना ही प्लस हम उसमें दे सकता था रिंग में, नहीं दे पाएगा। और इसके साथ तो ऐसा कोई केस है नहीं। अगर यहाँ पर NH2 होता, तब जो थर्ड था वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होता, बट क्योंकि यहाँ पर एमाइड ग्रुप लग गया, तो वो दो साइड से रेजोनेंस करने की वजह से उसका लोन पेयर इतनी रीडली अवेलेबल नहीं है बेंजीन रिंग के लिए। तो इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से। अच्छा, अब मैंने बोला प्लस प्लस में डिसाइड कर लिया कि प्लस ज्यादा स्टेबल करते हैं। अब इसमें नो इफेक्ट है और इसमें नेगेटिव इफेक्ट है, तो नेगेटिव तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो थ्री से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ थ्री आना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद थ्री है, थ्री के बाद सेकंड है, और सेकंड के बाद फोर्थ है। फोर्थ सबसे लीस्ट स्टेबल क्यों है, माइनस एम इफेक्ट, माइनस तो ऐसी डिस्टेबलाइज करेगा। फर्स्ट सबसे ज्यादा क्यों है, और फर्स्ट और थर्ड में हमने कैसे चुना, हमने प्लस एम इफेक्ट देखा, दोनों साइड लग रहा है प्लस एम इफेक्ट, बट व्हेन इट इज ऑपरेटिव ऑन बोथ साइड देन वी सी दैट द नाइट्रोजन हियर इज ऑफ अमाइड ग्रुप। सो एमाइड का नाइट्रोजन ड्यू टू डुअल रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, उस कारण से इसका प्लस एम कहीं ना कहीं बेंजीन को उतना नहीं मिल पाया जितना ये दे पाया। तो वन ज्यादा स्टेबल हो गया थ्री से, टू में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं था, माइनस माइनस का न्यूट्रल टाइप था। तो ये फोर से ज्यादा हो, क्योंकि फोर में माइनस का है, माइनस तो जहां जाओ तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होंगे या अनस्टेबल। ठीक है, इसका आंसर हो गया, इसका जो फाइनल आंसर आया वो आ गया, वन इज ग्रेटर देन थ्री इज ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर देन। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नोट कर लीजिएगा इसको, वैसे PDF में मिल जाएगा सारे आंसर्स देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी हर जगह बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, CH3 लगा हुआ है, ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, और चौथे पे कुछ नहीं लगा। अब देखना कैसे है, देखिए CH3 ग्रुप कौन कौन सी इफेक्ट शो करता है, याद करने की कोशिश करिए। एक ये शो करता है प्लस H, और एक ये शो करता है प्लस I। अच्छा, यहाँ पे क्या शो करेगा, प्लस H, CH3 ग्रुप और प्लस I? जी नहीं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुकेशन का इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है, तो यहाँ प्लस H शो नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ प्लस I शो करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ क्या है, पैरा पोजीशन है, यहाँ फिर से प्लस H भी शो करेगा, प्लस I भी शो करेगा, बेटर है। चौथे में कुछ भी नहीं। अच्छा, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि जितना ज्यादा प्लस वाला ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और हाइपर कॉन्जुगेशन तो ऐसी बहुत डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, वन और थ्री में हाइपर कॉन्जुगेशन तो ऑर्थो और पैरा पर सेम तरीके से काम करेगी, उससे वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है नहीं। तो कौन से फैक्टर डोमिनेट करेगा कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या थ्री ज्यादा स्टेबल है, या दोनों को बराबर कर दे। लिख सकते हैं ना, वन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ थ्री, बट नहीं, वन ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन बीइंग, जो प्लस आई का इफेक्ट वन इस पे लग रहा है, वन पे इस कार्बोकेटाइन से वो नियर लग रहा है, और इस कार्बोकेटाइन पे दूर लग रहा है। तो जब इस तरह का केस आता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल इफेक्ट डाल रहा हो, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो इक्वल इफेक्ट डालता है, GOC में आपने पढ़ा होगा, बट तब हमें डिसाइड करना होगा, तो हम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये बात हम पहले देख चुके हैं कि प्लस आई इफेक्ट इज कम्प्लीटली डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो जो ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा अच्छा प्लस आई शो करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी वन इज ग्रेटर देन थ्री इज ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर देन फोर। फोर से ज्यादा ये होगा, क्योंकि कम से कम ये प्लस आई तो दिखा रहा है ना, कुछ तो दिखा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका तो जो है बस बेंजाइल की रेजोनेंस। अच्छा, ये हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर क्वेश्चन यूनिक है, अपने आप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई और प्लस आई, सारे ही प्लस आई। अब क्या करें,
we know a fact that plus I effect is directly proportional to size of alkyl group. Isn't it true? जितना बड़ा साइज एल्काइल ग्रुप का उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट. बड़ी सिंपल सी बात है. जब जितना ज्यादा प्लस आई तो जितना ज्यादा प्लस आई देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई फोर्थ में है. तो आंसर इसका हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1 और आंसर हो जाएगा आपका गलत. पूरी तरह से 100% गलत आंसर. पहले मैं आंसर लिख देता हूँ फिर मैं बता देता हूँ आंसर है क्या. इसका करेक्ट आंसर है 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4. वंडर हाउ. क्योंकि जब आपने यहाँ पे इफेक्ट लिख रहे थे ना तो आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को भूल गए कि प्लस आई के साथ साथ इन सब में प्लस एच है. And hyperconjugation effect is far more dominant than the inductive effect. प्लस H प्लस I पर हमेशा डोमिनेट करेगी. 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन और 0 अल्फा हाइड्रोजन. अब बताओ. प्लस I effect is always dominant over sorry. Plus H effect is always dominant over plus I effect. हमें सिर्फ प्लस आई को नहीं देखना. आपके दिमाग में चीज चमकनी चाहिए थी. जिन्होंने पहली बार में देख के इसका आंसर 432 ये दे दिया उन्हें ये बात चमकनी चाहिए थी कि हमें प्लस एच इफेक्ट भी देखना है. जितने पॉसिबल इफेक्ट है यहाँ कुछ प्लस एम वगैरह जैसा तो लग नहीं रहा है. वो होता तो वो भी देखते. ठीक है. तो सीधा एल्काइल ग्रुप का साइज देख के प्लस आई इफेक्ट को डोमिनेंट नहीं मानना है क्योंकि कोई और इफेक्ट भी काम कर सकता है जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा. ओके सो मूविंग ऑन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हर क्वेश्चन मैंने छाट छाट के लिए. मैं क्वांटिटी में ज्यादा ले सकता था पर मैंने वही लिए जिससे कुछ सीखने को मिला. अच्छा अब इस क्वेश्चन पर आते हैं. इसमें भी फिर वही 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये एक मिनट ये है तो 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है. अब क्या करें. अब क्या करें. देखो पहली बात जब 3 डिग्री दिख गए ना तो एक बात है तो 3 डिग्री 2 डिग्री से तो ज्यादा स्टेबल हो गए. ठीक है. कैसे भी आप देख लोगे. आप इंडक्टिव से देखोगे चाहे आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देखोगे तो 3 पहले तो इन दोनों में चूज कर लो कि फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा बड़ी है. ठीक है. अच्छा अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ इसके पास 3 इधर 2 और 2. इसके पास 7 अल्फा एच है. 3 और 3 इसके पास 6 अल्फा एच है. दोनों टर्शियरी. अब देखो 7 और 6 में तो कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं. अब यहाँ मत बोल देना वो बेंजाइल वाले एग्जांपल देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन की सर वहां तो 9 अल्फा हाइड्रोजन थे तो ज्यादा स्टेबल हो गया था. यहाँ 7 है तो ये ज्यादा होना चाहिए. ऐसा नहीं है क्योंकि 7 और 6 का अंतर कितना है 19 और 20 का अंतर. ठीक है. पर इसको कुछ ऐसा मिल रहा है इस वाले को जो इसको नहीं मिल रहा. रेजोनेंस. अब रेजोनेंस देखेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो एक मिनट आपका जो 2 होगा स्टेबिलिटी में जो आपका 2 होगा वो 1 से तो ज्यादा हो जाएगा. अच्छा अब बारी आती है 3 को मौका दे कि 4 को मौका दे. ठीक है. अब एक चीज यहाँ लग रही होगी सर अगर वहां पे रेजोनेंस है तो रेजोनेंस तो यहाँ भी है. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटायन ये ऐसा जाएगा ना और ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा. अबे ऐसा कभी होता है ऑक्सीजन पे ऐसे पॉजिटिव आती है वाली रेजोनेंस फेवरेबल ही नहीं होती है. ऐसी कोई रेजोनेंस होती ही नहीं है. हाइपोथेटिकली कोई रेजोनेंस मत बना देना. हालांकि बनती है हाइपोथेटिकल केमिस्ट्री में चीजें पर इस तरह की भी नहीं कि ये बॉन्ड पे इधर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. उल्टा यहाँ पर इस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा जो ये वाला पूरा ग्रुप है. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं और इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी 3 ही है. इस पे कितने हैं. इस पे 3 और 3 जस्ट अ सेकेंड. इस पे 3 और 3 6 अल्फा एच है. ठीक है. तो अगली स्टेबिलिटी में बारी आ जाएगी
4 की, क्योंकि यहाँ पे इसका EWG लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये खींच भी रहा है, -M प्लस -M -I दोनों से खींच रहा है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज्यादा स्टेबलाइज है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा, इंडक्टिव भी बढ़िया है, तो 4 हो जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप इसका आंसर खुद मारना, सोच लेना क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ से चेक करना कि आपने सही बनाया है या गलत। सो व्हेन वी लुक ओवर टू दिस क्वेश्चन, मैंने बोला था कि पहले इफेक्ट लिख दो, इसका लिख दो +M, ठीक है, इसका लिख दो -M। एक मिनट, इसका +M, इसका -M, और इसका लिख दो +H +I। अब स्टेबिलिटी में लगा देते हैं, 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद बारी आएगी 3 वाले की, और उसके बाद बारी आएगी 2 वाले की, और आपका आंसर फिर गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया भाई, अब तो इफेक्ट लिखे। अब ये तो बात सच है ना कि +M इससे ज्यादा डोमिनेंट होता है +H और +I से, बिल्कुल सही बात है, इस बात में कोई शक नहीं। फिर क्यों गलत हो गया, कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नहीं है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, एक मिनट, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उनमें से सब पे पॉजिटिव चार्ज कुछ इस प्रकार था, मतलब बेंजीन रिंग थी और उसके ऊपर पॉजिटिव था, ठीक है। ये पहला एग्जांपल आप देख रहे हो जिसमें बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर इस तरह से है ना, यहाँ पॉजिटिव। whenever the positive charge is on the benzene ring, whenever the positive charge is on the benzene ring, positive charge always stays in the hybrid orbital। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, इस कंडीशन पे बेंजीन पे चार्ज है और इस पे बेंजीन के बाहर चार्ज है। तो जब भी बेंजीन पे चार्ज होगा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या रेडिकल हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। तो कभी भी उसकी स्टेबिलिटी +M +H इन सबसे नहीं देखी जाती है। आई होप यू गेट द पॉइंट। यहाँ पर हम इसलिए +M +H इफेक्ट लिखते थे क्योंकि ये बाहर था रिंग के। अगर बेंजीन रिंग पे चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो रेडिकल हो, कभी भी स्टेबिलिटी देखने के लिए हम +M इफेक्ट या +H ये सब नहीं देखेंगे। जब वो सब नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे, सिंपल जो हमने अभी तक पढ़ा है, हम आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा वहां पर, जो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये -I लगाएगा, ये -I लगाएगा, और ये +I लगाएगा। अब ऑफकोर्स सी बात है, प्लस ज्यादा स्टेबल होगा तो 3 तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। 3 के बाद -I, NO2 तो बहुत ही ज्यादा कुख्यात एकदम EWG होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसका -I सबसे स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका -I। तो उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड। बात समझ आई ना? कभी भी जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी चार्ज हो तो उसकी स्टेबिलिटी +M +H से नहीं देखनी, उसकी स्टेबिलिटी सिर्फ +I इंडक्टिव से ही देखनी है। ओके, सो होप यू गेट द पॉइंट। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन का। लुकिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फैक्ट बता देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका? C और H बॉन्ड का, या C और D बॉन्ड का, और C और T बॉन्ड का। अब देखो ये क्वेश्चन आपकी मदद कैसे करेगा। हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखनी है, ठीक है। इस वाले पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा H है, 3 ड्यूटेरियम है, उससे मैं नहीं कर रहा, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें ट्रीटियम उल्टा लगा हुआ है। देखो
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो तीनों दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन भी दिखा रहा है, ड्यूटेरियम भी दिखा रही है, ट्रिटियम भी दिखा रहे हैं। पर मैंने बोला कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सी टी थ्री का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये सबसे कम दिखाएगा। तो जो सबसे कम दिखाएगा, तो जो ये वाला है जिसमें दो तरफ से सी टी थ्री है, ये तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, जहां पर एक आ रहा हो डी, एक टी हो। उससे ज्यादा क्या होगा जहाँ पे दोनों डी आ रहे हो, क्योंकि सी डी बॉन्ड जो होगा वो सीडी बॉन्ड जो होगा वो सीटी बॉन्ड से वीकर होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन थर्ड वाला फोर्थ से ज्यादा दिखाएगा। इसमें तो हाइड्रोजन ही आ गया, सी एच बॉन्ड सीडी बॉन्ड से वीक होगा तो ये ज्यादा बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, और फर्स्ट वाले में तो ऐसी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हो गया। ये मत सोच लेना कि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी बढ़िया होगी, उतनी खराब होगी। तो जब भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आए तो इस बात को याद रखना कि हाइड्रोजन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा, और ड्यूटेरियम का ट्रीटियम से ज्यादा होगा, HC ऑर्डर। ठीक है। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं होगा, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के ऑर्डर में लिखा लो, फिर उसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक अलग था इसलिए मैंने लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2 डिग्री, 2 डिग्री, रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है। 1 डिग्री होता तब तो डायरेक्ट बोल देते कि 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब क्या करें, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, तुक्का मारो, क्वेश्चन छोड़ दो, यही हो सकता है, और तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। लेट अस मेक इट क्लियर, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एक अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन करने की, पर ये रीजन एक्चुअल नहीं बन पाएगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अप्रोच जिसकी होगी उसका आंसर सही आ जाएगा। बट यहाँ पर कुछ और चीज है जो यहाँ नहीं है। अगर रेजोनेंस आपने इसमें पढ़ी है जीओसी में, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक सुना होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन, और एक और चीज पढ़ा होगा कि दोनों की स्टेबिलिटी में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा बढ़िया होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। रेजोनेंस एनर्जी के जो ऑर्डर्स लगाने को आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेजोनेंस एनर्जी के ऑर्डर रेजोनेंस के टाइप ही होते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी को लगा दो जिसमें ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस, तो ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस हमेशा होती है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, और क्रॉस में उतनी बढ़िया नहीं होती। ये क्या है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो ये केस होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन का। ये लेक्चर अलग होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन पे, वो जीओसी में होगा, बट मैं भी हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ये इधर से कभी आ रहा है डुअल साइड से, ये क्या है, एक्सटेंड हो रही है कॉन्जुगेशन, ये ऐसे इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है। दोनों 2 डिग्री थे, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का हमने कंसेप्ट लगाया और हमने ये पता किया कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है। आई होप कि कार्बोकेटाइंस पे जो कुछ अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस मैं ले सकता था वो मैंने लिए हैं। आगे देखते हैं। अब आगे कार्बोकेटाइन के कुछ केसेस देखते हैं, कब क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रिंग एक्सपेंशन। कभी भी when the positive charge is outside the ring, then there are some cases when the ring expansion occurs. Let us see them. यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के बाहर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सीपीएम है। हालांकि सीपीएम का ऐसा कोई ज्यादा होता नहीं है रीअरेंज होने का, बट मैंने क्या एज एन एग्जांपल, इसलिए तो ऑलरेडी हाईली स्टेबल है, ये क्यों ही रीअरेंज होगा। ठीक है। जाना होगा तो अपने से ज्यादा स्टेबल में जाएगा, बट ये रीअरेंज होके 4 मेंबर रिंग बना सकता है। मैंने एग्जांपल की कैसे बनाता है, कभी भी ये लेबलिंग से बनाना, 1 2 3 4, जस्ट ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 1 and 3, ये बॉन्ड तोड़ा, टूटा, एंड मेक अ बॉन्ड बिटवीन 1 4 and 3, यहाँ ये बॉन्ड बना, बॉन्ड यहाँ से टूटा है, 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रिंग एक्सपेंशन करनी कब है, जब चार्ज रिंग के बाहर हो, रिंग के अंदर हो तो रिंग एक्सपेंशन मत लगा देना। तो ये जो आपको एक फाइनल मिलेगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4,
1 पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग का क्या फायदा होता है इस केस में? नंबरिंग का फायदा शायद आपको ना दिखे। नंबरिंग का फायदा तब होता है जब ज्यादा सबसिक्वेंट्स होते हैं। जैसे मान लो 2 पे कुछ लगा हुआ होता, तो वो आप कैसे देखते हैं? आप नंबरिंग कर लेते, फिर जाके 2 पे वो चीज लगा देते, ठीक है। अच्छा, अब अगला ये वाला क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या है, 5 मेंबर रिंग है और रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा नहीं कि हर केस में रिंग एक्सपेंशन होती है, ऐसा नहीं कि 6 के बाहर है तो 7 बन जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाती है। पर जो स्टेबल केसेस बन सकती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नहीं है पॉजिटिव चार्ज, अब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। कैसे होगा? लेबलिंग कर लो फिर। 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है 1 और 2 के बीच भी तोड़ सकते थे, उससे कुछ नहीं। मेरे को ये साइड से पड़ा तो मैंने ये साइड से दिखा दिया। 1 और 2 या 1 और 5 किसी से बीच से तोड़ सकते थे, और 5 और 6 के बीच बना दो। अब जो डायग्राम यहाँ बनाया, सोच लिया कि 6 मेंबर बनानी है, तो पहले एक 6 मेंबर रिंग बना लो। लेबलिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। 1 से टूटा है, पॉजिटिव चार्ज 1 पे होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक अप्रोच हो सकती है रिंग एक्सपेंशन की। अगला एक और केस देखते हैं। ये है 4 to 5 रिंग एक्सपेंशन। अब 4 to 5 में क्या है, फिर वही काम। ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इसमें बहुत तोप चीज है ये। 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोला? रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तब मत रिंग एक्सपेंड कर देना। 1 पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता, सोच समझ के करना रिंग एक्सपेंड। अगर बाहर होता है तभी एक्सपेंशन होता है, और उस केस में जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा हो। सीपीएम से उस वाले में मत कर देना, वो बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया था। हाँ, सीपीएम से ज्यादा कोई बढ़िया बन रहा तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, 1 और 4 के बीच, और 5 और 4 के बीच जोड़ा, ये बन गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये रिंग एक्सपेंशन के कुछ केसेस हो गए। अब जरा इसी पे एक आध चीजें देखते हैं। रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट बनाने में बहुत काम आता है, खासकर एल्काइल हैलाइड्स के आगे के जितने भी चैप्टर है। एक पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है, उसमें भी रीअरेंजमेंट का बड़ा केस है। रिंग एक्सपेंशन तो आ गया, एक चीज और आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो, रिंग एक्सपेंशन भी तभी होता है जब पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा स्टेबिलिटी पाए, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी तभी होता है जब पॉसिबिलिटी की ज्यादा स्टेबिलिटी पाए। आप सोचो, क्या कोई तरीका है कि ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जा सकती है? आपको एक 4 मेंबर, अच्छा एक चीज और मैंने जैसे बोली, रिंग एक्सपेंशन occurs when the positive charge is outside the ring. In the similar way, ring contraction occurs when the positive charge is on the ring. दो बातों में अंतर है। जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपैंड करेगी, और जब रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब इसमें अगर कुछ आपको अगर चमक रहा होगा, तो एक चीज आपको चमकनी चाहिए, हो सकता है अभी ना दिखे क्योंकि अभी अभी तो आपने सीखना शुरू किया इसको। देखो, पहले लेबलिंग कर दो 1 2 3 4, ठीक है, सारी है। कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऐसा तो नहीं कोई 5 4 तक लेबलिंग होगी। होना क्या है, देखो, ये जो 1 और, जैसे देखो ये 1 और 4 का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और 1 और 3 के बीच बॉन्ड बने। जैसे ब्लू दिखाया है, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। 1 और 3 के बीच बॉन्ड बन रहा है, 1 और 4 के बीच बॉन्ड टूट रहा है। क्लियरली आपको एक चीज नजर आ जानी चाहिए कि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है, आएगा। अच्छा, अब आप फिगर रीड्रॉ करके देखो कि फिगर आपका बना क्या। पहले एक 3 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है, ऐसे।
अब लेबलिंग करो, 1 2 3 4। 4 पे क्या बोला था रखने के लिए? पॉजिटिव चार्ज, रख दो। बाकी सब तो वैसे ही 3 से हट चुका है। अब इसको देखे कुछ फील आ रही है? अभी जो पहले कुछ पढ़ा था, कुछ बन रहा है? ये आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो। अरे यार, ये सीपीएम बन रहा है। CPM is one of the highly stable carbocations found in organic chemistry. Remember this point. तो सीपीएम बनने के चलते यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। रिंग कॉन्ट्रैक्शन उन्हीं केसेस में होती है 7 से कभी कभी 6 मेंबर में होती है, क्योंकि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होता है। 4 से सीपीएम में होती है 3 मेंबर में। 3 मेंबर में हर केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन इस केस में होगी क्योंकि सीपीएम की स्टेबिलिटी आ रही है। सीपीएम की तो आ रही है, प्लस इसमें देखो ये तो नॉर्मल सीपीएम से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें तो सीपीएम की स्टेबिलिटी, इसमें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन की, 6 नहीं, यहाँ पे X है, इसमें तो 7 अल्फा हाइड्रोजन की भी स्टेबिलिटी अलग मिल रही है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैंने एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का भी केस बता दिया। एक्सपेंशन पता होना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्शन भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन है इसके मॉड्यूल्स में। अब एक अच्छी चीज आती है केसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट, बट मैंने उनको और इसको अलग रखा है ताकि चीजें अच्छे से थोड़े समझा पाऊँ। यहाँ आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री, ठीक है। कुछ तिगड़म हो सकती है, कुछ ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग दैट कैन हैपन दैट कैन मेक इट इनटू अ मोर स्टेबल। अब 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या, 1 डिग्री तो है नहीं, 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, और चीजें हैं। तो क्या है जिससे ये 3 डिग्री बन सकता है? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कोई ग्रुप यहाँ से हट जाए और यहाँ माइग्रेट हो जाए, ठीक है, यहाँ अगर कोई ग्रुप माइग्रेट हो जाए तो बात बन सकती है। कैसे बनेगी, बना के देखते हैं। इसको माइग्रेट करा दो। अब अगर आपको दिख रहा होगा जो प्रोडक्ट बनकर आया है, उसमें पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया। ये 1 नंबर का कार्बन है, 2 का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, मिथाइल शिफ्ट हुई यहाँ से। हुआ क्या, जो नंबर 1 कार्बन था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो 3 डिग्री, 3 3 6 और 1, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने थे? 3 अल्फा H प्लस 2 डिग्री। इंडक्टिव भी बढ़िया इस वाले केस में, और प्लस H भी बढ़िया। तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, जैसे SN1 रिएक्शंस होते हैं या E1 रिएक्शंस होते हैं, तो उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है। मेरे लेक्चर में आप चेक करना, मैंने बताया है। SN1 तो होता ही है कि मतलब रीअरेंजमेंट होगा तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। SN2 में नहीं होता रीअरेंजमेंट। जैसे OMDM, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बट मार्कोनिक एडिशन में कुछ जगह रीअरेंजमेंट हम देखने को मिलता है। 2 डिग्री से 3 डिग्री या 1 डिग्री से 2 डिग्री बनती हुई चीजें दिखती हैं। तो जिन जिन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वहां ये रीअरेंजमेंट होगी कि एक ग्रुप माइग्रेट करेगा और जिससे माइग्रेट करेगा उस पर पॉजिटिव आएगा, और जिस पे करेगा उस पे से चार्ज हट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई माइग्रेट कराने में। क्यों नहीं आई? क्योंकि क्वेश्चन आसान था। तीनों ग्रुप CH3 ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ठीक है। बट अगला क्वेश्चन अच्छा है, वो खोलेगा दिमाग के तार। देखो अब इसमें क्या करें। इसमें हमारे पास दो चीजें माइग्रेट कराने की, दो चीजें हैं बढ़िया। एक तो हम माइग्रेट करा सकते हैं CH3 को, ठीक है। एक हम फिनाइल को भी माइग्रेट करा सकते हैं। अब क्या करें? CH3 कंबल की है, पतला है, आसानी से चला जाएगा। पतले लोग को चलने में आसानी होगी, मोटे लोग को दिक्कत होगी, यही सोचेंगे हम, और पीएच को माइग्रेट करा देंगे। एक अप्रोच हो सकती है सोचने की, अगर पीछे का चीज नहीं पता। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन बल्की है, कौन कम बल्की है, तो उसको माइग्रेट कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस के पीछे एक चीज लगती है, जिसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। एक रिएक्शन होता है 12th की केमिस्ट्री में, पिनाकोल पिनाकोलोन,
रीअरेंजमेंट। पिनाकुलम रीअरेंजमेंट होता ही इस चीज पे है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या बोला है। इसके लिए हम अभी इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड ऑर्डर्स हैं, मेरे बनाए हुए नहीं, साइंटिस्टों के बनाए हुए हैं, ठीक है। इनको हमें इनकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और हमें थोड़ा याद होना चाहिए कि चीजें कैसे ऑपरेट करती है, ठीक है। इनका मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, अभी मैंने साइन नहीं लगाया ग्रेटर देन लेस देन का, ये होता है साइन, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज द टेंडेंसी टू माइग्रेट फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। ये एक टेंडेंसी है माइग्रेट करने की, तो ये पाई गई एक्सपेरिमेंटली कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी फिनाइल से ज्यादा और फिनाइल की किसी एल्काइल से ज्यादा है। हम सोच रहे थे ना कि एल्काइल CH3 पतला होगा, बट ऐसा केस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर है कि फिनाइल ज्यादा इजीली माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू एल्काइल। तो हम माइग्रेट कराएंगे फिनाइल को, ठीक है। इसको याद रखने का एक कोड होता है, हमारा प्यारा राजस्थान, ये याद रह जाता है। अब बाकी कैसे याद रहेंगे, बाकी अगर आप एक चीज देखो, एक ट्रेंड टाइप फॉलो होता है इसमें। इसमें तो हो गया ना हमारा ये समझ आया ना, हमारा प्यारा राजस्थान, आर इज रिलेटेड टू एल्काइल, ठीक है। आर का मतलब डिस्कस कर, आर का मतलब एल्काइल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इनमें आप एक चीज देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन को मत देखना, ठीक है। आप ये देखना कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप है, या जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट को अगर आप एक तरह से देखोगे, या प्लस एम इफेक्ट को देखोगे, तो उतना ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है। अब देखो, है तो ये बल्कि ज्यादा इससे, बट इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब इस ऑर्डर को ऐसे याद रखो कि जिसके पास प्लस आई ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, वो ज्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा। तो ये ऑर्डर ऐसे याद हो जाएगा। सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाए, यहाँ भी काम कर जाएगा। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर प्लस आई से बढ़ रही है, प्लस एच भी काम करेगा। यहाँ पर प्लस आई प्लस एच से बढ़ तो रही है, पर खींच भी रहा है माइनस से वो, माइनस आई से, इसका माइनस आई बड़ा डोमिनेंट होता है Cl का। हेलोजेंस आर एन एक्सेप्शन, है तो इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन भी, पर इनके केस में क्या, प्लस एम डोमिनेंट नहीं होता है, प्लस माइनस आई इज मोर डोमिनेंट ओवर प्लस एम, जिसका माइनस आई से खींच भी बढ़िया रहा है। तो उस कारण से जो नॉर्मल बेंजीन है, उससे उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बस एक तरीका है याद रखने का, क्योंकि वो तो चलो बता दिया ना, हमारा प्यारा राजस्थान, बाकी कैसे याद रखोगे, इनमें इतना बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक इसका है कि OCH, जस्ट अ सेकेंड, अब OCH3 है ये वाला, और यहाँ पर ये चीज है। अब देखो, इसमें कैसे डिटरमाइन करें, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिटरमाइन कर लो, इस पे ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, प्लस एम बराबर ही तो है, ऑर्थो और पैरेलल सेम काम कर रहे हैं। बट ये देखो ना, यहाँ पे माइनस आई भी तो ऑपरेट कर रहे हैं। जब ना कुछ समझ है ना, तो सारी इफेक्ट चेक कर लिया करो, यहाँ माइनस आई ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पास होकर ऑपरेट कर रहा है, तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, या दूरी पे कर रहा है तो उतनी नहीं घटा पाएगा, तो इसका ज्यादा हो जाएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। समझ आया? तो ये आपको मैंने बता दिया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। एक हमारा प्यारा राजस्थान है, याद होना चाहिए, कम से कम ये बेसिक वाले तो याद ही होने चाहिए। प्लस जो मैंने बाकी लॉजिक से बताया कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चेकआउट कर सकते हो। अब लौटते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। अब तो आप कर ही लोगे, मैंने कार्बोकेटाइन में जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज होती है समझा सकता था, समझा दी है। हमारा प्यारा राजस्थान, इसको माइग्रेट करा दो।
7 अल्फा हाइड्रोजन भी हो गए, टर्शरी भी हो गया, बढ़िया स्टेबिलिटी मिल रही है। क्यों मिल रही है कि नहीं मिल रही? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट विल बी आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है, ये मैंने डिटरमाइन कर दिया कि SN1 मैकेनिज्म से जाना है। वैसे तो आप खुद ही डिटरमाइन कर लेते हो कि SN1 से जाना है, SN2 से जाना है, प्लस यहाँ, लेकिन यहाँ मैंने OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ था, मेरे को एक्चुअली इस क्वेश्चन से कुछ समझाना है। तो यहाँ पर हम आएंगे, ये लिविंग ग्रुप जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहां के OH लग जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, और ये पूरी तरह से गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आपने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया है ना, तब आप एक चीज भूल गए कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑलवेज पॉसिबल है। अब रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट दो ही तीन तरीके होते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, या कोई एल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाए, फिनाइल माइग्रेट कर जाए, कुछ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से हो जाए, या रिंग एक्सपेंशन हो जाए। अब यहाँ के केस में देखो, जो इंटरमीडिएट बना है वो कुछ इस प्रकार बना है, कुछ दिख रहा है, चमका कुछ, पॉजिटिव चार्ज इज आउटसाइड द रिंग, so we will look into the ring expansion and it will give, अभी मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, नंबरिंग आप कर लेना, सेम आंसर आएगा। ये हो जाएगा, OH माइनस आएगा, यहाँ के लग जाए, तो आंसर ये होगा, ना कि ये। ठीक है, होप यू गेट इट। कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से लेकर प्लस आई माइनस एम, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले सकता था, जैसे ये पूरी सीरीज ली थी यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे, एक मिनट, जो कुछ चीजें याद रखने वाली हैं वो ये ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया, इसमें रीजंस भी बताया, लॉजिक भी बताया, CPM की स्टेबिलिटी का केस लिया हमने, ट्रोपाइलियम देखा, ठीक है, इसमें कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, इसमें ट्रोपाइलियम वाला केस देखा, इनके रीजन लॉजिक एक्सप्लेन किए इन दोनों के, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का बताया, नॉन अल्फा हाइड्रोजन और ये बेंजाइल वाला, विनाइल का बताया, ठीक है, एलाइलिक वाला, विनाइलिक वाला। अच्छा, इसके बाद ये ऑर्डर लगभग पता होना चाहिए। उसके बाद CPM का कैसे स्टेबिलिटी देखते हैं, डांसिंग रेजोनेंस ऑफ इफेक्ट करती है, वो चीज बताई, CPM क्यों हाईली स्टेबल है। फिर इसमें जो क्वेश्चंस लिए, वो क्वेश्चन मेरे को लगा काफी सही है, मतलब क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया बताया, बताने की मतलब मैंने कोशिश की है। जैसे इसमें इन इन दोनों में प्लस एम देखना था, OH वाले में, और NH OH वाले में, और इस NH C डबल बॉन्ड CH3 वाले में कैसे चेक किया। यहाँ प्लस H प्लस I का क्या फंडा बैठा, यहाँ कैसे हमने प्लस I को नहीं डोमिनेंट माना, प्लस H को डोमिनेंट माना इस वाले क्वेश्चन में, और ये वाला भी कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये, और इसमें कैसे कंपैरिजन किया। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरा PDF बना कर डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला, कि जब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तब क्या करना है। एक तो बाकी केस में तो बेंजीन के बाहर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो उसमें प्लस एम प्लस एच ये सब नहीं देखते, प्लस माइनस आई देखते हैं। फिर यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ और हाइपर कॉन्जुगेशन का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था 2006 के जेई एडवांस में, आई गेस, कुछ मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ये दिख बनाना था कि मतलब, वो खैर एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन था, मैट्रिक्स मैच टाइप आया हुआ था 2006 का, अगर आप 6 में ही, मेरे को जितना याद है 2006 का क्वेश्चन था जेई एडवांस का, कि उसमें आपको क्या करना था, एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट बताना था। तो वो इसी से डिटरमाइंड हो रहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी कैसे देखी जाए। तो CT3 की कम होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने देखा। अच्छा नहीं, उसके बाद मैंने ये देखा था ना, एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों 2 डिग्री है, उसमें कैसे देखेंगे। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। फिर रिंग एक्सपेंशन के तीनों केसेस देखे। रिंग एक्सपेंशन के बाद हमने रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी देखा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद रीअरेंजमेंट के क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, ये वाला क्वेश्चन, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ही ऑर्डर।
So that's all today. That's all for today, guys. द कार्बो के टेंस आपको पूरी तरह से मेंस एडवांस सब पूरा करा दिया जितना कार्बो के टेंस की थ्योरी के लिए जरूरी है। बाकी जीओसी में ऐसी सब टॉपिक्स में और लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।